स्वागत है आपका। और अर्निंग सीजन अपने ऑलमोस्ट मध्य पे खड़ा है। मैं मध्य शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिलायंस, क्योंकि बड़े बैंक्स, क्योंकि बड़ी आईटी कंपनियां मोर और लेस एक आपको सेंस दे चुकी हैं। बट मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा उस विषय से जो कि हमें चुभ रहा है थोड़ा सा। और पिछले क्वार्टर में भी जाते जाते एसबीआई ने इस आई थिंक विषय को खड़ा कर दिया था कि एनआईएम्स की ट्रैजेक्टरी थोड़ा सा डिप हो रही है, और वही इस बार एचडीएफसी बैंक के केस में दिखाई दिया। जिस प्रकार के एचडीएफसी बैंक ने नंबर्स दिए, सर आपका सेंस अब प्राइवेट बैंक्स की दशा दिशा को लेकर क्या कह रहा है, और आपकी चॉइस क्या है इस वक्त प्राइवेट बैंक्स बास्केट में? तो देखिए वीरेंद्र, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एनआईएम का प्रेशर है, हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो अप्रत्याशित है। एक्चुअली जिस बात से मार्केट डिसअपॉइंटेड है, जितना वो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा उनको ये दिखा प्रेशर, इससे डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। और चूंकि ये दो बड़े-बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक से आए, इसलिए बाजार थोड़ा-सा निराश हो गया। लेकिन अगर आप ब्रॉडर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखें और ये बड़े बैंक्स से नीचे उतरकर जो मिड साइज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि पुराने विंटेज के हैं, तो उनके नंबर्स अगर आप देखें तो उनके नंबर्स में आपको ये पेन नहीं दिखेगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पॉजिटिव रूप में देखना चाहें तो ये देखिए कि जो बैंक्स हैं, वेदर वो प्राइवेट सेक्टर हों या पब्लिक सेक्टर हों, इस तिमाही में जो उनके रिजल्ट्स आए, उसमें उनकी एसेट क्वालिटी जो है वो पहले से ज़्यादा अच्छी दिख रही है, और जितना बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर जो 3 महीने जो गुज़रे भारतीय इकोनॉमी के लिए, और जिस पर हम पर इतना ज़्यादा प्रेशर था ईरान वॉर के द्वारा, उसके बावजूद अगर हमारी एसेट क्वालिटी पर असर नहीं पड़ा है, तो आगे जाकर चीज़ों जैसे भी स्थिति में सुधार होगा, तो मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव ट्रेंड होना चाहिए। फ्यूचर तीसरा जो पहलू है जिसको मेरे ख्याल से पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, वो ये है कि क्रेडिट ग्रोथ की जो नंबर है, वो रिगार्डलेस ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सबके जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 15-16% के हैं। आरबीआई का जो लास्ट आंकड़ा आया, वो दिखा रहा है 18% का क्रेडिट ग्रोथ। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल पिक्चर देखिए तो ठीक है। स्पेसिफिक बैंक्स के लिए कभी न कभी चैलेंजेस हो सकते हैं, और शायद उसने स्वाद खट्टा कर दिया है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्टेडी स्टेट पे है। ओके, ओवरऑल बैंक को लेकर आप पॉजिटिव हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून। लेकिन दूसरा बड़ा स्पेस आईटी की चर्चा कर लेते हैं। आईटी के भी नंबर आपने देखे, एचसीएल टेक के, टेक महिंद्रा के, और भी कई सारे स्टॉक्स के। यहाँ पे मिड कैप आईटीज ने हमेशा आउट परफॉर्म किया है। अब जिस तरीके से एआई कंपनीज को लेकर एक्विजिशन भी हो रही है, क्या आईटी अब एक सही दिशा में जा रहा है? क्या एक बाउंस बैक की उम्मीद है? क्या यहाँ पर तस्वीर अब साफ हुई है? तो देखिए श्रेया, चूंकि आघात बहुत ज्यादा है, इसी के लिए रिकवरी में भी हो सकता है थोड़ा समय लगे। मेरा अपना मानना है कि आईटी सेक्टर का आउटलुक जो है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। पहला फेज जो कि अब हमारे पीछे है, जिसमें कि आईटी सेक्टर में अर्निंग्स में तो डिक्लाइन नहीं हुआ, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो डीरेट हो गए। और स्थिति आज ऐसी है कि जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं वो अपने मल्टी ईयर लो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो सेकंड फेज है, ये कंसोलिडेशन का फेज है, जहां पर बाजार इस बात को रिकंसाइल करना चाहता है कि क्या एआई आईटी कंपनीज के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। ये फेज वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैथारसिस, जहां पर कि हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप देखें आईटी कंपनीज के आंकड़े उठाकर, तो आप देखेंगे कि ईयर ऑन ईयर ना तो टॉप लाइन में डिक्लाइन है, ना बॉटम लाइन में डिक्लाइन है। तो जब ये कन्विक्शन जब बैठ जाएगा कि एआई डिसरप्टिव नहीं हो सकता, वो थोड़ा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी भी पैदा करे। तो वो तीसरा फेज आएगा जब उनकी री-रेटिंग होने की संभावना भी पैदा हो सकती है। बट उस री-रेटिंग तभी होगी जब भले ही आईटी कंपनीज की टॉप लाइन ना बढ़े, लेकिन बॉटम लाइन में ग्रोथ हो। तो वो मेरे ख्याल से तीसरा फेज है। वो अब 3 महीने में आएगा या 6 महीने में या 12 महीने में, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से जो वर्स्ट फेज है वो शायद हमारे पीछे है। ओके, वर्स्ट फेज आपके पीछे है। अच्छा, मैं अपने उस पहले प्रश्न का एक सेकंड पार्ट और जोड़ना चाहूँगा संजय जी। जी। मैंने बैंकों पे बात की थी, एचडीएफसी बैंक को हमने उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल किया था।
लेकिन आप एक चीज़ देखिए, लुक एट मिड कैप बैंक्स, आप ग्रोथ देखिए क्या एयू स्मॉल फाइनेंस ने पोस्ट करी, क्या फेडरल बैंक ने पोस्ट करी। फेडरल का एक गोल्ड लोन कारोबार सब्सटेंशियल है, वहाँ से रेवेन्यू हासिल करते हैं। इवन आप गोल्ड फाइनेंस कंपनी को देखिए, मुथूट पन्नापुरम, जरा सा गोल्ड में अगर आप देखें एक मूव आया, उसके बाद बाजार हाथों हाथ ग्रिप कर रहा है इनको। इन साउथ बेस मिड कैप बैंकों पर आपका टेक है, और प्लस गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपोजर साउथ बेस्ड मिड कैप बैंक्स में नहीं है, लेकिन एक व्यू जरूर है उन पर। मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिशनली भी देखें तो साउथ बेस्ड मिड कैप बैंक्स ज़्यादा अच्छी तरह से संचालित हुआ करते थे। एक समय आया था जब उनके प्रति बाजार में एक समझिए कि डिसइंटरेस्ट सा पैदा हो गया था। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस ना सिर्फ इस क्वार्टर में बट इसके पहले क्वार्टर में भी उन्होंने दिखाया है, उसको देखकर मेरे ख्याल से बाजार का इंटरेस्ट अब दोबारा इन बैंक्स के प्रति आएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। नॉट ओनली दैट, गोल्ड लोन की जो आपने चर्चा की, अक्रॉस द एंटायर लेंडर्स, वेदर वो बैंक्स हों या एनबीएफसीज हों, गोल्ड लोन ने एक बहुत बड़ी जगह बना ली है इन द एंटायर लेंडिंग पोर्टफोलियो। इनफैक्ट इस साल अगर आरबीआई के आंकड़े देखें तो जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका एक बहुत बड़ा योगदान गोल्ड लोन से आया है। मेरे ख्याल से गोल्ड के एलिवेटेड प्राइसेस और अगर मैं उसको कॉर्पोरेट करूं बाकी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से, जिस तरह से कि कंजम्पशन के डेटा आ रहे हैं, पैसेंजर कार हो, टू व्हीलर्स हो, या जिस तरह के जीएसटी के नंबर्स आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि कंजम्पशन को भी काफी बड़ा सपोर्ट गोल्ड लोन के द्वारा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक स्टेडी स्टेट बिजनेस बन गया है गोल्ड लोन। और इसमें पहले क्या था कि ये डोमिनेट किया, जो गोल्ड लोन कंपनीज थे वो डोमिनेट करती थी, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि रेगुलर बैंकिंग कंपनीज जो हैं, पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, वो भी गोल्ड लोन में अपना अच्छा जगह बना रहे हैं। राइट सर, गोल्ड लोन भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर। अच्छा, आपने सर कंजम्पशन की बात की और पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स की आपने चर्चा की। अब इसी स्पेस पे आते हैं, ऑटो स्पेस। टू व्हीलर स्पेस के नंबर अभी आज मार्केट आवर में आए, टीवीएस मोटर्स एकदम से इसमें पंख लग गए सर। बजाज ऑटो के नंबर भी अच्छे थे, हालांकि स्टॉक पे वैसा रिएक्शन नहीं है। अगर ऑटोज में पिक करना हो, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर, कहाँ पे ज़्यादा दम नज़र आ रहा है, और ऑटो एज अ पूरा पैक आपको कैसा नज़र आता है? तो देखिए, हमें तो ये पैक बहुत अच्छा लगता है, पूरा ऑटो का स्पेस। अगर उसको पैकिंग ऑर्डर में आप डालना चाहें कि जो 4 मेन सब सेगमेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगता है, तो हमें तो पैसेंजर कार ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि एक, वहाँ हमें लार्ज कैप अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है, और वहाँ पर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं हम लोग, नए मॉडल के लॉन्च के द्वारा या फिर जिस तरह का हाई बेस पर भी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का, तो हमें वो स्पेस सबसे अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा जो स्पेस है वो टू व्हीलर्स का है, और वहाँ पर हमारा चुनाव उन टू व्हीलर्स पर है जो कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, भले ही वो मॉडल के द्वारा, नए मॉडल लॉन्च करने के द्वारा कर रहे हो, या फिर उनकी मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी के द्वारा, या फिर उनकी टॉप लाइन में ग्रोथ एक्सपोर्ट के द्वारा हो रही हो। तो वो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव सेगमेंट है हमारे लिए। तीसरा अट्रैक्टिव सेगमेंट हमारे लिए एंसिलरी है, और चौथा कमर्शियल व्हीकल है। मेरे ख्याल से आज ऑटो में ये चारों सेगमेंट जो है ये अट्रैक्टिव हैं, और हमारे पोर्टफोलियो में तो हमारा वेट से इंडेक्स से ज़्यादा है ऑटो सेक्टर में। संजय जी, एक निजी बात पूछूं आपसे, अभी आपने डीजल, पेट्रोल या फिर ईवी क्या लिया हुआ है? हमारे पास एक्चुअली, आपने अच्छा सवाल किया। मैंने एक्चुअली अपने आप, मैं तो फंड मैनेजर हूं ना, अपने आप को डिफेंसिव और सिक्लिकल दोनों में रखता हूं, इसलिए मेरी एक गाड़ी ईवी है और दूसरी डीजल वाली है। ये भी सही है ना? पेट्रोल वालों के लिए थोड़ी चुनौती है इस वक्त, क्या करें, बड़ा घबरा के गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी क्या आता है आउटकम इसका। बट अच्छा, एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पे। हेल्थ केयर स्पेस, आई मीन ठीक है, फार्मा अच्छा कर रहा है, फार्मा में इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे। अभी आपकी हेल्थ केयर में जहाँ पे हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक है, वहाँ पे आपकी चॉइस क्या क्या है इस वक्त?
देखिए, मेरे ख्याल से ये जो स्पेस है, ये बाज़ार के लिए एक रेलेवेंट स्पेस है अगले 2-3 साल तो कम से कम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संभव है कि इनकी वैल्यूएशन एक ऐसे लेवल पे पहुँच जाए, जहाँ पर वो अनवायबल हो। लेकिन हॉस्पिटल का स्पेस और डायग्नोस्टिक का स्पेस एक अट्रैक्टिव स्पेस है इसलिए क्योंकि वो राइज़िंग इनकम लेवल का सबसे बड़ा प्रॉक्सी अगर कंज़म्पशन के बाहर है, तो वो हेल्थ केयर है। तो इसमें मेरे ख्याल से आप आराम से चुनाव कर सकते हैं और दोनों के बीच में अगर प्रायोरिटाइज़ करना हो, तो डायग्नोस्टिक्स मेरे ख्याल से ज़्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयर्ड टू हॉस्पिटल्स और वो भी इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल के स्टॉक्स थोड़े से महँगे हैं और उनकी जो बॉटम लाइन की ग्रोथ है, वो थोड़ी बैक एंडेड होगी। इन द केस ऑफ डायग्नोस्टिक शायद वो बॉटम लाइन ग्रोथ हमको जल्दी दिख सकता है। ओके, हॉस्पिटल से ज़्यादा डायग्नोस्टिक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस की भी चर्चा हो गई। बहुत शुक्रिया संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए अच्छी तरीके से। हैव अ वेरी गुड इवनिंग सर। आगे